एक देश की महानता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसकी सेना कितनी बड़ी है, बल्कि इस बात पर कि उसके नागरिक कितने शिक्षित हैं। कन्फ्यूशियस। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे नंबर की बात करने वाले हैं जो सुनने में लगभग असंभव सा लगता है। $1 ट्रिलियन। जी हाँ, 2025 के पहले 11 महीनों में चीन का ट्रेड सरप्लस यानी व्यापार अधिशेष $1 ट्रिलियन को पार कर गया है। और ये इतिहास में पहली बार हुआ है। किसी भी देश ने इतने कम समय में ये आंकड़ा नहीं छुआ है। बिल्कुल। हमारे सामने इंडियन एक्सप्रेस का एक शानदार विश्लेषण है जो इसी की परतें खोलता है। पहली नज़र में तो ये किसी भी देश के लिए एक जबरदस्त कामयाबी की निशानी लगती है। मतलब अर्थव्यवस्था रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही है ना। लेकिन आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। क्या चीन का ये विशाल ट्रेड सरप्लस उसकी अजेय आर्थिक शक्ति का प्रतीक है, या फिर ये एक ऐसे गुब्बारे की तरह है जिसमें हवा तो बहुत है लेकिन जो कभी भी फट सकता है? ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसका असर पूरी दुनिया पर और खासकर भारत पर पड़ रहा है। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसी पर आते हैं। $1 ट्रिलियन, ये कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं। ये आया कहाँ से? क्या चीन ने रातों रात कुछ ऐसा बना दिया कि दुनिया उस पर टूट पड़ी? पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन असल में ये कहानी उतनी सीधी नहीं है। अच्छा। देखिए, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है। ये लगभग 2 दशकों की लगातार मेहनत का नतीजा है। 2 दशक? हाँ, चीन ने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से सप्लाई चेन क्लस्टर्स बनाए। मतलब एक ही जगह पर किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जरूरी हर चीज मौजूद हो। साथ ही उन्होंने ऐसी नीतियां लागू की जो हमेशा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के पक्ष में रहीं। और इस साल युआन के कमजोर होने से भी कुछ मदद मिली होगी? थोड़ी मदद उससे भी मिली, बिल्कुल। ठीक है, तो ये एक लंबी कहानी का नतीजा है। लेकिन फिर ये $1 ट्रिलियन का आंकड़ा इसी साल इतना बड़ा मील का पत्थर क्यों बन गया? कुछ तो बदला होगा। बिल्कुल, और जो बदला है वही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये मील का पत्थर एक ऐसे समय पर आया है जब चीन की अपनी घरेलू मांग, यानी उसके अपने देश के लोग, उसके अपने देश के लोग बहुत कम खरीदारी कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था सुस्त है, प्रॉपर्टी मार्केट संकट में है। तो ये आंकड़ा जितना चीन की बाहरी ताकत दिखाता है, उतना ही उसकी एक गहरी अंदरूनी कमजोरी को भी उजागर करता है। रुकिए, ये बहुत दिलचस्प है। आप कह रहे हैं कि ज्यादा बेचना एक कमजोरी का संकेत है? ये तो मतलब उल्टा लगता है। यही तो विरोधाभास है। इसे ऐसे समझिए, एक बेकरी है जो दुनिया के सबसे शानदार केक बनाती है। उसकी फैक्ट्री दिन रात चल रही है और केक पूरी दुनिया में बिक रहे हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि क्या जबरदस्त बिजनेस है। सही बात है। लेकिन असलियत यह है कि उसके अपने घर में कोई केक नहीं खा रहा। लोगों के पास या तो पैसे नहीं है, या वो भविष्य को लेकर इतने चिंतित हैं कि खर्च नहीं करना चाहते। अच्छा। इसलिए फैक्ट्री को चालू रखने के लिए उसे सारा माल बाहर बेचना पड़ रहा है। तो चीन की उत्पादन क्षमता तो बढ़ती रही, लेकिन घर पे खपत और निवेश पिछड़ गए। ये अधिशेष ताकत और कमजोरी दोनों का मिलाजुला संकेत है। वाह, ये एक बेहतरीन नजरिया है। तो ये सिर्फ निर्यात बढ़ने की कहानी नहीं है, बल्कि घरेलू मांग के कमजोर होने की कहानी भी है। तो फिर ये सवाल उठता है कि चीन इतनी बड़ी मात्रा में बना क्या रहा है और उसे बेच कहाँ रहा है? क्या अब भी वही पुराने सस्ते खिलौने और कपड़े हैं जिनके लिए हम चीन को जानते थे? नहीं, अब कहानी पूरी तरह से बदल गई है। कैसे? चीन की निर्यात की टोकरी अब निर्णायक रूप से हाई वैल्यू गुड्स यानी महंगी और तकनीकी चीजों की ओर झुक गई है। आंकड़े भी यही दिखाते हैं। मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में जबरदस्त उछाल है। खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ियां, ईवीज और चिप्स, है ना? बिल्कुल, खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ियां और इंटीग्रेटेड सर्किट। वहीं दूसरी तरफ कपड़े और खिलौने जैसे पारंपरिक श्रमगहन निर्यातों में गिरावट जारी है। चीन अब वो नहीं बना रहा जो वो पहले बनाता था। वो अब वो बना रहा है जो कल की दुनिया को चलाएगा। और यहीं पर मैंने आपके दिए गए स्रोत में एक बहुत ही अनोखा शब्द पढ़ा, अंतर्वलन या इन्वोल्यूशन। सरकार के एंटी इन्वोल्यूशन प्रयासों की भी बात है। ये सुनने में बहुत अकादमिक लगता है। क्या आप इसे सरल शब्दों में समझा सकते हैं? इसका इस सरप्लस से क्या लेना देना? ये इस पहेली का एक बहुत जरूरी टुकड़ा है। इन्वोल्यूशन को समझने के लिए वापस हमारी बेकरी वाले उदाहरण पर चलते हैं। ठीक है। मान लीजिए शहर में 10 बेकरी हैं, लेकिन ग्राहक सिर्फ 5 बेकरी के लायक ही हैं। अब क्या होगा? मुकाबला होगा। सब अपनी कीमतें कम करेंगे। बिल्कुल।
हर बेकरी अपनी ब्रेड सस्ती करने लगेगी ताकि बस उसका माल बिक जाए। नतीजा, एक दूसरे से मुकाबला करने के चक्कर में किसी को भी मुनाफा नहीं होगा और सब एक दूसरे को नीचे खींचेंगे। चीन के कई घरेलू उद्योगों में ठीक यही हो रहा है। अत्यधिक उत्पादन क्षमता है, लेकिन खरीदार कम है। अच्छा, तो कंपनियां एक दूसरे से ही लड़कर खत्म हो रही है। सही पकड़ा। और चीन की सरकार इसी को रोकने की कोशिश कर रही है, जिसे वो एंटी इन्वोल्यूशन पुश कह रही है। इसका एक सीधा साधा समाधान है। जो माल देश में नहीं बिक पा रहा है, उसे बाहर भेज दो, वैश्विक बाजारों में बेच दो। और यही अतिरिक्त उत्पादन जब बाहर भेजा जाता है तो ये उस $1 ट्रिलियन के अधिशेष में एक बड़ा योगदान देता है। तो ये विशाल निर्यात सिर्फ एक सोची समझी रणनीति नहीं है, बल्कि घरेलू बाजार को बचाने की एक मजबूरी भी है। ये तो वाकई एक बड़ा खुलासा है। अब एक और पहेली की तरफ बढ़ते हैं। हम सब ने अमेरिका चीन ट्रेड वॉर के बारे में सुना है। ट्रंप के लगाए टैरिफ के बाद से चीन का अमेरिका को होने वाला निर्यात कम हो रहा है। जी, कम हो रहा है। तो अगर वो अपने सबसे बड़े ग्राहक को कम माल बेच रहे हैं, तो फिर उनका कुल अधिशेष रिकॉर्ड कैसे तोड़ रहा है? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब चीन की नई वैश्विक रणनीति में छिपा है। चीन ने अमेरिका की जगह किसी एक देश को नहीं दी है, तो फिर बल्कि उन्होंने अपनी निर्भरता ग्लोबल साउथ पर बहुत बढ़ा दी है। मतलब उन्होंने एक बड़ी बास्केट में सारे अंडे रखने के बजाय कई छोटी छोटी बास्केट्स में अंडे रखना शुरू कर दिया है। जैसे कि दक्षिण पूर्व एशिया के देश, अफ्रीका या लैटिन अमेरिका। बिल्कुल। हाल के आंकड़े देखें तो निर्यात में जो भी उछाल आया है वो लगभग पूरी तरह से इन्हीं गैर अमेरिकी बाजारों से आया है। और इसमें एक और पेच है। वो क्या? ये भी संभव है कि अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए कुछ माल पहले वियतनाम या मेक्सिको जैसे देशों में भेजा जाता है और फिर वहां से उसे अमेरिका में निर्यात किया जाता है। लेकिन मुख्य कहानी बाजारों के विविधीकरण की ही है। जाहिर है दुनिया ये सब चुपचाप तो नहीं देख रही होगी। जब कोई देश इतना ज्यादा माल बेच रहा हो तो कहीं ना कहीं किसी और देश के उद्योग पर असर तो पड़ ही रहा होगा। दुनिया की प्रतिक्रिया क्या है? प्रतिक्रिया बहुत मुखर हो रही है। यूरोप अपने रणनीतिक क्षेत्रों को लेकर बहुत चिंतित है, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन। उन्हें डर है कि चीन की सस्ती ईवीज उनके अपने कार उद्योग को तबाह कर देंगी। सही है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने तो इस अधिशेष को अस्थिर या अनटेनेबल तक कह दिया है। अमेरिका में तो अब डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों में इस बात पर आम सहमति है कि चीन की ये रणनीति बहुत लंबे समय तक चल चुकी है और अब इसे रोकना होगा। तो ये अब सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं रहा। नहीं, अब ये एक गहरा राजनीतिक और सुरक्षा का मुद्दा बन गया है। और इसी संदर्भ में दूसरे चाइना शॉक की बात हो रही है। पहला चाइना शॉक क्या था और ये दूसरा वाला उससे कैसे अलग है? ये समझना बहुत जरूरी है। पहला चाइना शॉक, जिसकी चर्चा 2013 के एक प्रसिद्ध एकेडमिक पेपर में हुई थी, सस्ते उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में था। खिलौने, कपड़े, उस तरह की चीजें। हाँ, 1999 से 2011 के बीच चीन से आए सस्ते सामानों की वजह से अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगभग 24 लाख नौकरियां खत्म हो गईं। वो झटका था सस्ते खिलौनों, कपड़ों और फर्नीचर का। ओके। अब जो दूसरा चाइना शॉक आ रहा है, या कहें कि आ चुका है, वो उन्नत विनिर्माण और टेक्नोलॉजी का है। इस बार ये टी शर्ट के बारे में नहीं है। ये इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी, सोलर पैनल के बारे में है। बिल्कुल, ये एडवांस्ड बैटरी, सोलर पैनल और 5G उपकरणों के बारे में है। ये सीधे तौर पर पश्चिमी देशों के सबसे महत्वपूर्ण और भविष्य के उद्योगों को चुनौती दे रहा है। मतलब पहला शॉक ब्लू कॉलर नौकरियों पर था, ये दूसरा शॉक उन देशों की आर्थिक रीढ़ पर है। इसीलिए इसकी प्रतिक्रिया भी ज्यादा तीव्र है और दुनिया भर के देश अब टैरिफ और दूसरी बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। अगर हम इस विशाल अधिशेष की जड़ तक जाएं, तो मूल समस्या क्या है और सबसे महत्वपूर्ण, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? आकर्षक बात यह है कि असली समस्या सिर्फ चीन की जबरदस्त निर्यात क्षमता नहीं है। असली समस्या है उसकी कमजोर आयात क्षमता। मतलब उसका दूसरे देशों से पर्याप्त सामान ना खरीदना। हाँ, पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि जैसे जैसे चीन अमीर होगा और वैल्यू चेन में ऊपर जाएगा, वो जूते कपड़े जैसे कम मूल्य वाले काम छोड़ देगा, जिससे भारत, वियतनाम या बांग्लादेश जैसे देशों को वो जगह भरने का मौका मिलता। सही कहा। और चीन का आयात भी बढ़ता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं हुआ। चीन ने हाईटेक सामान बनाना तो शुरू कर दिया, लेकिन पुराने कम मूल्य वाले उद्योगों पर भी अपनी पकड़ बनाए रखी। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने वैश्विक विनिर्माण पर एक ऐसा प्रभुत्व स्थापित कर लिया है जो विश्व इतिहास में शायद ही पहले देखा गया हो। इसकी तुलना औद्योगिक क्रांति के समय ब्रिटेन से की जा रही है। हाँ, कुछ विश्लेषक इसकी तुलना औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में ब्रिटेन या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के प्रभुत्व से करते हैं।
ये एक बहुत बड़ी बात है। तो भारत इस पूरी स्थिति को कैसे देख रहा है? हमारी चिंताएं क्या हैं? भारत के नीतिगत हलकों में चीन के साथ व्यापार घाटे को लेकर चिंता तो लंबे समय से है, लेकिन अब एक नई और ज्यादा तत्काल चिंता सामने आ गई है। और वो है चीनी सामानों की बाढ़ की आशंका। ये वो माल है जो शायद पहले अमेरिका या यूरोप जाता, लेकिन वहां लगे टैरिफ और प्रतिबंधों के कारण अब उसे एक नया बाजार चाहिए। और भारत से बड़ा और खुला बाजार कौन सा हो सकता है? बिल्कुल। और ये जोखिम इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि हाल के दिनों में भारत ने अपने कुछ सुरक्षात्मक गुणवत्ता नियंत्रण बाधाओं को हटाना शुरू कर दिया है, जो चीनी आयात को रोकने में मदद करते थे। ओह! आंकड़े भी इस चिंता की पुष्टि करते हैं। चालू वित्तीय वर्ष के पहले 7 महीनों में चीन से भारत का आयात पहले ही काफी बढ़ चुका है। हम एक क्लासिक दुविधा में फंस गए हैं। एक तरफ सस्ते सामान का लाभ और दूसरी तरफ मेक इन इंडिया जैसी हमारी अपनी औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं को इस सुनामी से बचाने की चुनौती है। तो संक्षेप में कहें तो चीन का ये $1 ट्रिलियन का व्यापार अधिशेष उसकी विनिर्माण प्रतिभा का ताज भी है और उसकी गहरी आंतरिक आर्थिक बीमारी का लक्षण भी। बिल्कुल। और दुनिया, विशेष रूप से भारत, अब इसी दोहरी चुनौती का सामना कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जैसी संस्थाएं चीन को लगातार सलाह दे रही हैं कि वो निर्यात पर अपनी निर्भरता कम करें और घरेलू खपत को बढ़ावा दे। लेकिन ये उनके लिए आसान नहीं होगा। वहीं बीजिंग के लिए ये एक बहुत मुश्किल राजनीतिक विकल्प है, क्योंकि उनका पूरा विकास मॉडल दशकों से निर्यात पर ही टिका रहा है। इसे बदलना एक चलते हुए सुपर टैंकर को मोड़ने जैसा है। यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक अंतिम विचार है। जैसे जैसे अमेरिका और यूरोप चीन के खिलाफ व्यापारिक दीवारें खड़ी कर रहे हैं, क्या भारत समेत पूरा ग्लोबल साउथ इस नई आर्थिक प्रतिस्पर्धा का मुख्य अखाड़ा बन जाएगा? और अगर ऐसा है, तो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अपनी औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं को दांव पर लगाए बिना इस बदलाव से लाभ उठाने के लिए क्या रणनीति अपना सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले कई सालों तक हमारी दुनिया की दिशा तय करेगा। अगली बार तक सोचते रहिए।